इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात शुरू की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें हमने ट्रांसलेशन जो है आपको बताया कि उसमें हमारे इस्तेमाल होंगे राइबोसोम्स मेन इंग्रेडिएंट जो है, और उसके साथ है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए हम बना चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन में। और राइबोसोम के बारे में भी हम वैसे पूरे एक आप कह लेंगे एक टॉपिक एज अ टॉपिक हमने राइबोसोम्स को पढ़ा हुआ है पहले, जिसका आपने अब मेरा ख्याल है टेस्ट भी देना है। और तो उसको भी, लेकिन उसको हमें गो थ्रू होना पड़ेगा वंस अगेन। तो एक इंट्रोडक्टरी सा उसके बारे में देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं अपनी मेमोरी को अबाउट राइबोसोम कि कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि अब वो यूज होने वाला है इन द ट्रांसलेशन। और थर्ड चीज जो इसके लिए हमें चाहिए थी वो ट्रांसफर आरएनए है, वो भी हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर आरएनए किस तरीके से अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए में चेंज होता है, यानी कि ऐसा ट्रांसफर आरएनए कि जिसके साथ अमाइनो एसिड लगा होता है। और ये भी हमने देखा था कि अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज किस तरीके से अमाइनो एसिड को बाइंड करता है विद द ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये चीजें हम बना चुके हैं, राइबोसोम हमारे पास मौजूद है। अगर यूकैरियोट के केस में देखें तो आपका मैसेंजर आरएनए बनने और मैच्योर होने के बाद साइटोसोल में पहुंच चुका है, और अगर प्रोकैरियोट का केस है तो ऑलरेडी वो साइटोसोल में है और वहाँ पे राइबोसोम मौजूद है। तो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट जो है ये किस तरीके से प्रोसेस जो है वो फर्दर चलेगा। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा, तो हमने बात की थी ट्रांसफर आरएनए की, और अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप जो है वो पढ़ लेते हैं अबाउट राइबोसोम। तो जैसा कि आपको पता है बेटा कि राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। और ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन ही एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और ज्वाइन करते हैं, और एक बिग जो यूनिट है यानी कि राइबोसोम जो है वो बनता है। स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने है, 3 इसकी साइड्स होती हैं, और 3 साइट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई साइट एग्जिट साइट, पी साइट पेप्टाइडल साइट, और ए साइट एक्सेप्टर साइट या अमाइनो एसिड ट्रांसफर साइट। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग अमाइनो एसिड ट्रांसफर साइट है, लेकिन इसको एक्सेप्टर साइट भी बोलते हैं, यानी कि क्योंकि सबसे पहले अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक्सेप्टर साइट पे आके बाइंड करता है। पेप्टाइडल साइट को पी साइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो एसिड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, इन दोनों के दरमियान में जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो इसी जगह पे होती है। और एग्जिट साइट को एग्जिट साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमाइनो एसिड द ट्रांसफर आरएनए विल बी एम्प्टी, बिकॉज उसका जो अमाइनो एसिड है वो इस्तेमाल हो चुका होगा, और उसके ऊपर जो पॉलीपेप्टाइड है वो नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए के साथ जो है वो बाइंडिंग की तैयारी कर रही होगी। तो वो उसके साथ से टूटकर और दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग शुरू कर देता है, और ई साइट पे खाली हुआ हुआ जो ट्रांसफर आरएनए वो आ जाता है, जो कि अब इस टाइम पे अमाइनो एसिड ट्रांसफर नहीं होगा, वो सिर्फ ट्रांसफर आरएनए होगा, और वो यहाँ से एग्जिट करेगा। और इसी तरीके से वो दोबारा से अमाइनो एसिड ट्रांसफरेज के जरिए अपनी एंटीकोडॉन रीजन की अकॉर्डिंगली दोबारा से एक अमाइनो एसिड को के साथ बाइंड करवाएगा, और फिर वो दोबारा से ए साइट पे आएगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट है इन द अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द मैसेंजर आरएनए, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन में बनने में हेल्प करेगा। तो राइबोसोम के बारे में हमने बात की कि स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट, और इसके अलावा आप जानते हैं कि राइबोसोम जो है, क्योंकि जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर जो दूसरा बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है इसकी अपनी प्रोटीन्स के अलावा, वो इंग्रेडिएंट है इसकी राइबोसोमल आरएनए। और आपको मैंने ये भी बताया था राइबोसोमल आरएनए जब हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो तादाद है आरएनए की वो राइबोसोमल आरएनए की है, और इसकी रीजन भी ये है क्योंकि वो राइबोसोम को बनाने के लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं राइबोसोमल आरएनए होते हैं। इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए की राइबोसोम में एक और इम्पोर्टेंस भी है कि कहा ये जाता है कि ये राइबोजाइम के तौर पे भी एक्ट कर रही है। ये जो एंजाइम जो कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है, तो एक्चुअली वो कहते हैं कि ये एक्टिविटी इज नॉट परफॉर्म बाय द प्रोटीन इन द राइबोसोम बट द राइबोसोमल आरएनए। तो एक राइबोसोमल आरएनए जो कि लार्जर सब यूनिट में मौजूद होता है, वो एज कह लें कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो जो है वो सरंजाम होती है। लिहाजा राइबोसोमल आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जो है वो राइबोजाइम के तौर पे भी एक्ट करता है। वैसे आपने राइबोजाइम के बारे में पहले भी पढ़ लिया है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि राइबोजाइम जो है वो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि सॉरी ऐसे आरएनए होते हैं जो कि एंजाइम के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो उनमें अब राइबोसोमल दूसरी एक कैटेगरी आ गई है। पहले मैंने आपको स्प्लाइसोम के हिसाब से बताया था एसएनआरपी के बारे में,
और इसी तरीके से मैसेंजर आरएनए का अपना इंट्रॉन भी एज राइबोसाइम जो है कर सकता है कि अपने आप को सेल्फ स्प्लाइसिंग भी कर सकता है। ये दोनों बातें हमने पहले कर ली है। ओके, सो एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि यहाँ पे मेंशन भी है वो ये कि ये जो हमारा हमारा यानी कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनका राइबोसोम जो है आपको पता ही है कि वो 80S का होता है, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S का होता है। तो एक तो ये हमें पता है कि ये ऐसा होता है, लेकिन ये कि इसकी इम्पोर्टेंस भी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे आपको पता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारी जो डिजीजेस हैं दोज आर बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व है, वायरसेस इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। तो क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन बनाने की मशीनरी है वो 70S की है, और जो हमारी अपनी जो प्रोटीन की मशीनरी है वो 80S की होती है, या प्लांट में मेनली 80S की है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अगर हम उससे जरा सेपरेट रख के सोचे, क्योंकि हम डिजीज की बात करें इन द ह्यूमन बीइंग, तो इसका हमें ये फायदा होता है कि ड्रग्स ऐसी मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरफेयर करती हैं विद द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, या बैक्टीरियल सिस्टम जो है, या 70S के राइबोसोम को वो आप कहने के डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन 80S को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंस अल्लाह ताला ने इसलिए भी इसका एक इम्पोर्टेंस है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है कि ड्रग जो है वो हालांकि अगर वो यूज करें ड्रग को तो वो राइबोस हमारे अपने राइबोसोम को भी खराब कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 70S को वो डिस्ट्रॉय करती है और 80S को वो डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो इस तरीके से जो है प्रोटीन जो हमारी अपनी मशीनरी है वो महफूज रहती है, और जो आप कह लें कि बैक्टीरिया की है वो सिर्फ इससे मुतासिर होती है। तो ये एक साइड बिजनेस था जो कि मैं क्योंकि इसमें था तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, और इसी वजह से जो मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होती है इसमें टेट्रासाइक्लिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अक्सर आप देखिएगा जो हमारे बुखार शुखार और इस तरह के जो कैजुअल बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन की वजह से जो आपको होती है आप कह लें कि आप बीमार होते हैं, तो उसमें इलनेस में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो है उनकी भी शामिल होती है डोज इन द मेडिसिन। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम, तो काफी सारा हिस्सा हमने इसका देख लिया है, और अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल इन द ट्रांसलेशन। और राइबोसोम के इस्तेमाल में सबसे पहली चीज तो यही है कि राइबोसोम जो है इसकी एसोसिएशन हो विद द आप कह लें कि मैसेंजर आरएनए, मतलब उसके साथ पहले अटैच हो, फिर अटैच होगा तो फिर उसके बाद वहां से जो है ना वो अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकेगा, यानी कि इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट कर सकेगा। तो इनिशिएशन और बाकी का जो प्रोसेस है दैट्स वेरी सिंपल। आपको पहले ही जेनेटिक कोडॉन के बारे में बता चुकी हूँ और एंटीकोडॉन का बता चुकी हूँ, ट्रांसफर आरएनए हम अच्छे से पढ़ लिया। अब हमने डिफरेंट जो ए साइट, पी साइट, ई साइट हैं वो भी सारी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो अब होना क्या है, सिंपली कि मैसेंजर आरएनए आके इसके साथ अटैच होगा, और अटैच होने के बाद मैंने आपको बताया सबसे पहला कोड होता है वो हमेशा मिथियोनिन ही होता है, अमूमन मिथियोनिन होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस जो है वो पाई जा सकती हैं। तो मेथियोनिन जो है AUG सबसे पहले उसके अगेंस्ट मेथियोनिन आके लगेगा, और वहां से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनना स्टार्ट होगी, और उसके बाद का क्या प्रोसेस है उसको मैं आपको एक डायग्राम से जो है वो समझा देती हूँ कि डायग्राम के जरिए ये है जी इसका इनिशिएशन का प्रोसेस, कि जिसमें मेथियोनिन जो है सबसे पहले आके ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ मेथियोनिन होगा वो आके उस जगह को डिसाइड करवाएगा कि जहां से ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट होगी। और एक्चुअली इसके अंदर कैसे होता है ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोडॉन और एंटीकोडॉन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मैच होते हैं, जो सर्कल से हाईलाइट किया हुआ है। और ये भी आप देख सकते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए का कोडॉन है दैट इज इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और जो एंटी कोडॉन है ऑन द ट्रांसफर आरएनए दैट इज इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, जैसे कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स जो है जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो इस तरीके से ये इनिशिएट होता है प्रोसेस। बाकी का जो प्रोसेस है जिसमें इसकी सेकंड स्टेप आ जाता है एलोंगेशन का। तो एलोंगेशन को बेटा आप इस तरह समझ सकते हैं, वैसे तो एलोंगेशन के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन द सेंस इसके अंदर एलोंगेशन ऐसे नहीं है कि सिंपली आके ट्रांसफर आरएनए लगेगा और उसके बाद वो अपना अमाइनो एसिड फटाफट दे देगा, और अमाइनो एसिड जो है वो पॉलीपेप्टाइड में उसको एलोंगेट कर देगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये इतना आसान नहीं है, इसके अंदर एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती है। राइबोसोम के अलावा भी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जिसको हम आप अगर इलोंगेशन में वो इन्वॉल्व है तो उनको हम बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर। फैक्टर एक ओवरऑल वर्ड है, कभी भी आप जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में
या बायोटेक्नोलॉजी में अब ये फैक्टर का वर्ड जो है ना बेटा, ये अमूमन जो है ये प्रोटीन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इलोंगेशन जब होगी तो इलोंगेशन फैक्टर यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कि इलोंगेशन में मदद देंगी उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि आपके लेवल पे हम बहुत कॉम्प्लेक्स बातें नहीं करेंगे, हम सिंप्लीफाइड रखेंगे इस प्रोसेस को, क्योंकि बाद में आपने इसको जेनेटिक्स में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन डिटेल with respect to और biochemistry में भी with respect to proteins involvement, with respect to enzymes involvement, with respect to the bioenergetics, ठीक है। इन तमाम आप कहने के एस्पेक्ट्स थे कि आप उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन को देना है कि किस तरीके से लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसा होता है कि एलोंगेशन फैक्टर यानी कि वो प्रोटीन्स जो कि एलोंगेशन में मदद देती हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होती है, जो कि इस डायग्राम में भी इवन शो नहीं की गई। लेकिन जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि इसमें एनर्जी भी इस्तेमाल होती है, उसका थोड़ा सा एक आप कह लें कि एक आपको जो है वो क्लू दे दिया है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे एनर्जी जो है दैट कैन बी यूटिलाइज। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो एटीपी की फॉर्म में नहीं होगी, वो हमेशा जीटीपी की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये जो पूरा एक साइकिल आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, इसमें दो ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल हो रही है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी। पहला जो हिस्सा है जिसमें सबसे पहले क्या होता है, अब हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोडॉन की रिकग्निशन, यानी कि सबसे पहले मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन मौजूद है उसकी रिकॉग्नाइज करते हुए उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर अमाइनो असाइड ट्रांसफर आरएनए उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उस पर आकर वो बाइंड करेगा। तो दिस वन इज नॉन एज कोडॉन रिकग्निशन। अच्छा, जब कोडॉन रिकग्निशन होती है, रिकग्निशन होने के बाद जब उसकी बाइंडिंग होती है, नेक्स्ट आप कह लें कि जो अमाइनो साइड ट्रांसफर की इनटू द ए साइड, सो दिस विल रिक्वायर्ड जीटीपी, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट रिक्वायर्ड होगी जो कि जीटीपी में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक फॉस्फेट इसमें इस्तेमाल होगा जस्ट लाइक द एटीपी, जैसे उसकी यूटिलाइजेशन होती है। और उसके बाद क्या होगा कि आपके पास पहले मेथियोनिन मौजूद था और वो ट्रांसफर आरएनए अभी भी पी साइड पे मौजूद है, और एक दूसरा अमाइनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए यानी कि अमाइनो साइड ट्रांसफर आरएनए जो है वो ए साइड पे आके बाइंड करेगा। अब तीसरे स्टेप में क्या होना है कि ये जो अमाइनो एसिड है ऑन द ए साइड और वो जो अमाइनो एसिड है जो कि ट्रांसफर आने के साथ बी साइड पे है, इन दोनों ने आपस में बाइंड करना है। तो दिस इज ऑब्वियस कि जो बाइंडिंग है दैट्स अकर ऑन द अमाइनो एसिड विद ऑन द ए साइड, ठीक है। यानी कि पी साइड से जो अमाइनो एसिड है वो टोटली यहाँ से क्लीव कर जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा और ये वो जाके बाइंड करेगा अमाइनो एसिड के साथ जो कि मौजूद है ए साइट पे। लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो उस दौरान में इसकी आप कह लें कि रिशफलिंग भी साथ साथ चल रही होगी। क्या रिशफलिंग चल रही होगी, जैसे ही ये एम्पटी होगा और इसके साथ बाइंडिंग हो जाएगी, बाइंडिंग हो रही है, तो उस दौरान में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो खाली वाला है ये ई साइड पे मूव हो जाएगा और जिसकी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है यानी कि ए साइड वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑन द पी साइड, ताकि एक नया ट्रांसफर आरएनए अमाइनो साइड ट्रांसफर आरएनए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन द मैसेंजर आरएनए वो आकर ए साइड पे बाइंड करे। तो ये जो प्रोसेस है शिफ्टिंग का, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जो बाइंडिंग है रिकॉग्नाइज करके ए साइड पे ट्रांसफर आरएनए की उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है एक अमाइनो एसिड की दूसरे अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्म होता है, इसके लिए जो है वो जीटीपी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर सिंपल मूवमेंट है ट्रांसफर आरएनए की पी साइड से ई साइड पे या ए की पी पे, उसके लिए कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। बट जो लास्ट स्टेप है यानी जब एम्प्टी हो जाता है और एम्प्टी होने के बाद अगर इसने मूव करना है तो उसके बाद फिर जो पी साइड वाला जो खाली वाला ट्रांसफर आरएनए है उसको एनर्जी चाहिए होगी कि वो ई साइड पे जा सके। तो इस तरीके से ये एक साइकिल, वैसे ये इतना कोई आप कहने की इतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे शो नहीं किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे एलोंगेशन फैक्टर प्रोटीन भी आके साथ में एसोसिएटेड होती है जो कि यहाँ पे शो नहीं की गई। तो सिंपल लग रहा है लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है। तो दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी। नंबर वन, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है between the one amino acid on the transfer RNA on the A side and the amino acid transfer RNA on the P side, और दूसरी आपको जीटीपी रिक्वायर्ड होगा जब खाली वाले आप कहने की पी साइड पे मुझे ट्रांसफर आरएनए शिफ्ट होना है ऑन द ई साइड और ए ने शिफ्ट होना है ऑन द पी साइड, ताकि जो अगला सीक्वेंस है
उसको एक्सपोज किया जा सके और वो इस साइड पे आ सके और वहां पे आके एक नया ट्रांसफर आरएनए जो है वहां पे आके बाइंड किया जा सके। अच्छा, जीटीपी को एटीपी जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता ही होगा, जब हमने प्रोटीन पढ़ी थी तब हमने भी ये बात की थी कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ये हाइड्रोलिसिस का जो है आप कह लें कि ये वाटर की फॉर्मेशन के साथ जो है इसका जो प्रोसेस होता है। एक अमाइनो एसिड का जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का जो है वो हाइड्रोजन, और ये दोनों आपस में जो है वो बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर और लिविंग बिहाइंड अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड। और ये भी आपको पता होगा कि एक अमाइनो एसिड का जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप NH3 वाला जो है उनके दरमियान में ये पेप्टाइड की बॉन्डिंग होती है। और ये सारे मेरे ख्याल में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है मैंने आपको इवन इन द केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इन द केस ऑफ प्रोटीन, इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोसीजर सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे पेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए इसको एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो इसी की फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन भी है और उसी के बारे में बताया हुआ है कि फिर एलोंगेशन कैसी होगी। तो क्योंकि एलोंगेशन में और कोई इतना कोई खास पॉइंट नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं कि ये हुआ वो हुआ, सिवाय ये जो आप कह लें कि जीटीपी का रोल है और एलोंगेशन फैक्टर्स का जो रोल है, जो कि सिर्फ इसका नाम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, फर्दर इसमें कोई और इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। देन ये उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप कैसे होगी। तो ट्रांसलेशन को स्टॉप होने के लिए आप जानते हैं कि देयर आर 3 कोडॉन विच एक्ट एज स्टॉप कोडॉन, और उसके अगेंस्ट कोई भी ट्रांसफर आरएनए ऐसा मौजूद नहीं है जो कि कोई ऐसी अमाइनो एसिड को रखे जो कि इसके अगेंस्ट जो है वो आके बाइंड कर सके। तो जब ये वाले कोड आएंगे, ये UAG, UAA और UGA, इन तीनों में से कोई एक भी कोड जब आ जाएगा मैसेंजर आरएनए पे, तो फिर उसके अगेंस्ट जो है आकर आप कह लें कि ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा, बल्कि एक और प्रोटीन जो है वहां पे आके लगेगी जिसको हम कहते हैं रिलीज फैक्टर। ठीक है, अगेन देखिए फैक्टर का वर्ड यूज हुआ, मींस इट्स अ प्रोटीन। तो रिलीज फैक्टर जो है वो आके बाइंड करेगा। कैसे आके बाइंड करेगा, ये नीचे एक डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि आपका यहाँ तक पॉलीपेप्टाइड जो है वो एलोंगेट हो चुकी है। नेक्स्ट जो कोडॉन है वो स्टॉप कोडॉन आ गया। तो क्या होगा कि बजाय इसके कि यहाँ पे आके ट्रांसफर आने लगता, यहाँ पे ये रिलीज फैक्टर जो है, जो कि ये येलो कलर के से शो हुआ हुआ है, ये आके लग जाएगा। और ये जब आएगा तो ये इस बात की आप कह लें कि इंडिकेशन है कि नो मोर एक्सटेंशन, नो मोर पॉलीमराइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन, और अब पॉलीपेप्टाइड चेन के रिलीज होने का वक्त जो है वो आ चुका है। और इसी के लगने से ही यानी कि रिलीज फैक्टर जब ज्वाइन करता है इसके साथ आकर, तो फिर वो पी साइड पे जो ट्रांसफर आरएनए है और उसके साथ जो ज्वाइंट उसकी पॉलीपेप्टाइड है, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। इसकी लगने की वजह से यहाँ से जो है वो सेपरेट हो जाती हैं ये दोनों, और इस तरीके से आपके पास एक फ्री पॉलीपेप्टाइड और एक फ्री जो है आप कह लें कि ट्रांसफर आरएनए वो आप ले सकते हैं। इसके बाद क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, लिहाजा अगेन यानी कि प्रोटीन बनने का काम खत्म हो चुका है। तो आप जानते ही है ना कि प्रोटीन बनने के लिए ही तो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट जो है वापस में ज्वाइन किए थे। तो अब ये सारी मशीनरी जो है ये सेपरेट हो जाएगी, लेकिन अगेन इसको एनर्जी की जरूरत होगी जो कि जीटीपी की फॉर्म में इसको देनी पड़ेगी, जो कि स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए सबको सेपरेट कर देगा। तो ये तो था एक सिंपल सा प्रोसेस कि कैसे ट्रांसलेशन जो है वो इनिशिएट होता है, एलोंगेट करता है और टर्मिनेट होता है। उससे पहले हमने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। राइबोसोम है, ट्रांसफर आरएनए का बनना है, ये ट्रांसफर आरएनए का बनने से मुराद ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो असाइड ट्रांसफर आरएनए में कन्वर्ट होना है। और उसके साथ साथ अब हमने कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स के बारे में भी सुना, एलोंगेशन फैक्टर के बारे में, रिलीज फैक्टर के बारे में, और हमने ये भी देखा कि सारे प्रोसेस में आपको एनर्जी की भी जरूरत हो सकती है और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी जो है वो इस्तेमाल होती है। अलॉन्ग विद दैट आपने ये भी सुना होगा कि मैसेंजर आरएनए, एक ही मैसेंजर आरएनए से मल्टीपल कॉपीज या मल्टीपल टाइम उसकी ट्रांसलेशन हो सकती है इन द सेम टाइम। मल्टीपल कॉपीज जो है या पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो जनरेट हो सकती हैं। तो इसी से कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है पॉलीसोम का, क्योंकि एक बजाते खुद एक जो राइबोसोम है वो आप कह लें कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में बड़ा ही फास्ट होता है और बड़ी जल्दी जो है आप कह लें कि राइबोसोम जो है एक सेकंड के अंदर वो कहते हैं कि वो जो आप कह लें कि अटैच करवा देता है मैसेंजर आरएनए के साथ, और उसके बाद जो राइबोसोम है वो ट्रेल करता है मैसेंजर आरएनए को, और उससे फौरन फौरन जो है वो आपके पास जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। लेकिन इसके बावजूद
1 मिनट से भी कम टाइम में वो ये काम सर अंजाम दे लेता है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की वो इतनी ज्यादा होती है बॉडी में, तो इससे फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पॉलीराइबोसोम का, कि एट द सेम टाइम एक ही मैसेंजर आरएनए को मल्टीपल राइबोसोम्स जो है उसके साथ अटैच होकर और उससे जो है वो अपना काम लेते हैं। जैसे कि आपके पास आप सब एक क्यू में लगे हुए हों और आप सबके पास जो है वो आप ड्राइंग कर रहे हो और आपको रेजर की जरूरत हो और एक ही रेजर हो, आप उसको मैसेंजर आरएनए कंसिडर कर लें। पहले वो एक के पास जाए, उसका काम खत्म हो जाए, दूसरे के पास जाए, उसका काम खत्म हो जाए, उसके बाद तीसरे के पास चले जाए, एंड सो ऑन। और अगर एट द सेम टाइम ही वो चल रहा हो, यानी कि रेजर तो खैर अब छोटी चीज है, लेकिन मैसेंजर आरएनए की हम बड़ी की बात करें तो ये देखिए यहाँ से इसने ऑलमोस्ट, इस वाले राइबोसोम ने ऑलमोस्ट अपना काम खत्म कर लिया है। इसकी जरा पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ देखिए, ठीक है, ये मेच्योर हो चुकी है, ये बन चुकी है ये। इससे अगला वाला जो है उसके पास तो अभी पूरा मैसेंजर आरएनए पहुंचा भी नहीं, यहाँ तक मैसेंजर आरएनए पहुंचा है, ठीक है। तो इसकी पॉलीपेप्टाइड अभी जनरेट हो रही है, ये इसने भी इसी साइज का ही बनना है अल्टीमेटली। फिर जब ये भी काम खत्म कर लेगा तो ये मूव करेगा, यानी कि ये ऐसे आगे आगे मूव करता जा रहा है। उधर से 5 प्राइम एंड की तरफ से ये दूसरे दूसरे जो आप कह लें कि जो राइबोसोम्स हैं उनकी तरफ मूव करा जा रहा है, और पीछे से जो 3 प्राइम एंड है वहां से राइबोसोम्स जो अपना काम खत्म करते जा रहे हैं वो वहां से डिटैच होते जाएंगे। ये देखें, ये अपने सेपरेट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो 5 प्राइम एंड है उससे वहां पे हमारे जो राइबोसोम है वो ओके लार्जर सब यूनिट्स और स्मॉलर सब यूनिट्स जो अटैच हो रहे हैं, ये वाले और ये वाले। इधर से अटैचमेंट चल रही है और इधर से डिटैचमेंट चल रही है, और दरमियान में पॉलीपेप्टाइड जो है वो बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड अल्टीमेटली जो बन के सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है कि एट द सेम टाइम एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ मल्टीपल राइबोसोम जो है वो अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉली राइबोसोम को, इसको हम नाम देते हैं। और मकसद इसका यही है कि ये इनेबल करता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ये एट द सेम टाइम जनरेट करता है। ये कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप अंडर द माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। और सारी बात है कि वो उसका फोकस जो है वो ज्यादा होता है। जैसे कि जो ये ऊपर वाली डायग्राम जो है दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम, जो नीचे डायग्राम आपको दिखाई हुई है दिस वन इज ओरिजिनल, जो कि एम से ली गई है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई है बैक्टीरियल सेल की। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास ये सेंटर में ये मैसेंजर आरएनए है, और ये इतने सारे जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर द राइबोसोम्स के जो इसके ऊपर अटैच हैं, और एट द सेम टाइम मल्टीपल कॉपीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द सेम मैसेंजर आरएनए जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक जो है वो टॉपिक अगर वैसे देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट ट्रांसलेशन, यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन में बहुत सारी चेंजेस भी आती हैं जिनको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस कहते हैं। वैसे तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं चाहूंगी कि आप इसको एक दफा से देख लीजिएगा, और मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, यानी कि ये किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फर्दर किस किस तरीके से जो है वो इसमें चेंजेस आती हैं। तो यहाँ तक ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, इसको बेटा आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं विद द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो वो सारी बातें। इसके बाद एक टॉपिक है ट्रांसलेशन से ही इन्होंने इसके साथ लिखा हुआ है कि टारगेटिंग द पॉलीपेप्टाइड टू द स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड बन जाती है उसके बनने के बाद वो अपनी एक्चुअल जगह पे कैसे पहुंचती है। तो इसका जो काम है ये हमने गोल्गी ऑपरेटस में पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा ये भी आप खुद से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटीन बनने के बाद गोल्गी ऑपरेटस में जाती है, और फिर उसके बाद वो इस फाइनल शक्ल में आती है कि वो अपने टारगेट जगह पे, अगर तो उसने सेल से बाहर निकल के कोई काम करना है तो वो भी उसका टारगेट है, और विद इन द सेल अगर उसने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है या क्लोरोप्लास्ट में जाना है या सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनना है या किसी एंजाइम के तौर पे एक्ट करना है, तो ऑल दीज आर इट्स टारगेट्स। तो उन टारगेट्स तक वो कैसे पहुंचती है, तो इस तरीके से ये जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। और नेक्स्ट एक चीज है कि जिसमें इसकी डिस्क्रिप्शन है कि टाइप्स ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, ये बेटा आपने क्रॉस कर देना है बिकॉज दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ट्रांसलेशन टॉपिक, तो ये आपने इसमें से नहीं पढ़ना। तो मैं वैसे आपको पेज नंबर भी बता दूंगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने ये किया था कि मैंने पूरा चैप्टर सेपरेट करके उसमें डाल दिया था, फिर ना बेटा मेरी ड्राइव बढ़ जाती है। ऑलरेडी मैं ये बुक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे लगा कि ये फिर रिडंडेंसी हो रही है, मेरी ड्राइव जो है उसमें एक्स्ट्रा खाम खा की रेपुटेशन वाला मटेरियल जो है वो भर्ती में जा रही हूँ। तो मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी कि ट्रांसलेशन जो है वो किस पेज से, या आज का लेक्चर जो है वो किस पेज से लेकर किस पेज तक है, और आप फिर आप बुक आपको पहले मैंने दी हुई है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके और उसका निशान लगा लीजिएगा और उसको वहां से देख लीजिएगा।
तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग द जीन एक्सप्रेशन। जी बेटा। मोहसिन, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत पड़ गई थी बेटा? जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना है या सो गए हैं सारे? मैम शिफ्टिंग के बारे में बता दें, एनर्जी यूज होती है कि नहीं मैम, ये पॉइंट मिस हो गया था। इसके बारे में शिफ्टिंग, जो लास्ट स्टेप है यस एम्प्टी मैम, ट्रांसफर करने का, ई साइड पे जाना, यस मैम। बेटा साइकिल भी मैंने वो करवाया है, उसपे जीटीपी यूज होता है। दो जगह हैं जहाँ पे जीटीपी यूज होता है। एक है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और ये जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, एक्चुअली ये जो जीटीपी है वो इस बॉन्ड को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये चल नहीं रही पेंसिल, ये वाला, ये एरो भी लगा हुआ है। तो इससे एक्चुअली ये टूट के ना, इस ट्रांसफर आने से ये टूट जाना है, और इसने इसके साथ बाइंड करना है। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी। स्टेप के लिए वो दी हुई है। और फिर अगला स्टेप जो है वो फ्री है, फ्री ऑफ एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल होगी उसमें। और जब ये खाली हो जाएगा ना, उसका फिर इधर जाना है, तो फिर ये जीटीपी इस्तेमाल करेगा। ओके मैम, थैंक यू। ये एग्जिट होने के लिए जीटीपी इस्तेमाल करेगा। हाँ जी मैम। जी बेटा। मैम ये जेनेटिक्स वाला पोर्शन था, पिछले वाले पोर्शन। सॉरी बेटा, ऊंचा बोले, में समझ नहीं आई, कौन सा वाला पोर्शन? जेनेटिक्स वाला ये जो पोर्शन है ना, ये कॉम्प्लेक्स भी है और टफ भी है। पीछे वाला जो था ना सेल वाला, वो बहुत इजी था सर। हाँ, क्योंकि वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो ये डेफिनेटली होती है, उसकी निस्बत तो कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जीन एक्सप्रेशन इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है। इनफैक्ट सबसे आप कह रहे हैं कि टेक्निकली सबसे जो साउंड, या टेक्निकली जो सबसे ज्यादा मुश्किल है, वो जीन एक्सप्रेशन ही है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो ओवरऑल फिर क्या करें? मैम आपने बुक सेंड कर दी है मैम? यस ऑफ कोर्स, मैंने बेटा आपको बताया था। ये तो मुझे महीने से भी ज्यादा हो गया सेंड हुए। अगर आपको देखना चाहें तो ये आप अपनी उसको देख सकते हैं। ये मैं खोल भी देती हूँ आपके सामने, ये आपकी क्लास है, और ये आपकी क्लास का क्लास वर्क, और ये देखिए क्रोमोसोम के नोट्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के नोट्स, वो अलग चैप्टर के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ। मतलब चैप्टर वाइज भी मैंने इनको सेपरेट किया हुआ है। जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के नोट्स है वो इसके अंडर देती हूँ आपको, और आपके जितने भी क्विज वगैरह के रिजल्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे हैं एग्जामिनेशन में। और ऑनलाइन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स जो कि काफी कम चल रही हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दे दूं बाकी भी, वो इसमें होती हैं। और ये रेफरेंस बुक के नाम से जो है, इसके अंदर ये बायोलॉजी बाय कैंपबेल एंड रीस ये मौजूद है, जो कि मैंने 13 दिसंबर 2020 को पोस्ट की। महीने से ऊपर हो गया इसको, 1.5 महीना हो गया। हाँ जी। ये कोई बच्चा अभी कोई बात कर रहा था कि मुश्किल है, मुश्किल के बाद क्वेश्चन नहीं पूछा।